Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of B.Ed 1.5 years, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैर वफियत से होंगे। First of all, I would like to say you welcome in this your class. This class is very important in this regard that the topic of educational psychology will be discussed. तो सबसे पहले मैं आपको ये वेलकम भी कहता हूँ और खुशामदीद भी कहता हूँ इस क्लास के अंदर कि आप लोगों ने जो B.Ed 1.5 साल प्रोग्राम है इसको चॉइस किया और आप लोग अभी उसकी आज पहली क्लास ले रहे हैं। मैं चूंकि थोड़ा MA एजुकेशन की क्लासों में ज़रा बिजी था तो इसलिए आज ये मेरी पहली क्लास है B.Ed की। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजी की क्लास है ये आपके लिए बहुत ही इंशाल्लाह फ़ायदेमंद रहेगी। लिंक तो मैंने सबको सेंड कर दी है। सिर्फ ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो बीच में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं और जो CR या प्रीफेक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा हो जाए तो फिर ज़रा ये आसान हो जाता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी से। बच्चों, कोई भी जब हम काम करते हैं ना तो हमारे कुछ ना मकसद होते हैं। बगैर मकसद के कोई भी इंसान कोई काम नहीं करता। अगर एक छोटा बच्चा भी कोई हरकत करता है तो उसके पीछे भी छुपा हुआ उसका अपना ज़ाती मकसद होता है। इसी तरह जब कोई एक टीचर जो है उसके भी अपने मकसद हैं, हर इंसान का अपने मकसद हैं। जिस वक्त हम ये बात करते हैं एजुकेशन की, इनमें जो लर्निंग आउटकम्स होते हैं ये वो मकसद होते हैं जो हमारी तालीम से मुंसलिक होते हैं। ये वो मकसद होते हैं जो हमारी तालीम से, हमारे सब्जेक्ट से, हमारे मज़ामीन से होते हैं, मुंसलिक होते हैं। लिहाजा दे आर ऑल आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आज का जो मेरा लेक्चर है इसमें जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो ये हैं। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स, ये जो कोर्स है 1 घंटे का, इस तकमील के बाद आप लोग इस काबिल हो जाएंगे। द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, नंबर 1, डिस्क्राइब इन डिटेल द मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के जो तालीमी नफ्सियात की नोयत है वो क्या है और इसके कितने ज़्यादा मिसाल के तौर पर इसके शोबाजात हैं। नंबर 2, familiarize students with basic theories derived from various disciplines which are related to education. इल्म नफ्सियात की दुनिया में बेशुमार किस्म के नज़रियात पेश किए गए जिन्हें थेरीज कहते हैं, उनके बारे में बातचीत है। डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट एंड एप्रिशिएटिंग ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी एज मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। और इसके अंदर बच्चों क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि एक तनकीदी नुक्ता नज़र भी तालिब इल्मों के अंदर पैदा होता है जिस वक्त वो एजुकेशन साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो एजुकेशन साइकोलॉजी है इसके बहुत सारे एरियाज हैं। फिर उसके बाद फैमिलियराइज विद द कंसेप्ट ऑफ टेस्ट डेवलपमेंट। जो टेस्ट की डेवलपमेंट होती है यानी कि जो टेस्ट वगैरह हम स्कूलों में बनाते हैं, एग्जाम पेपर्स वगैरह बनाते हैं, इनका जो टोटल रिलेशन होता है वो नफ्सियात के साथ होता है कि किस लेवल पर किस किस्म का टेस्ट बनाया जाए, कौन सी क्लास के लिए कौन सा टेस्ट बेहतर है, कौन सी जमात के लिए किस किस्म के सवाल तरतीब दिए जाएं, जो क्वेश्चन सिलेक्शन है, जो क्वेश्चन बनाने की तरतीब है, वो सारी की सारी एक खास नजरिए के तहत होती है, उससे आगाह करना। तो बच्चों आपकी जो एजुकेशन जो साइकोलॉजी है ये उसके मेन मकसद हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि
सबसे पहले हम जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसकी जो डेफिनेशन है उसे डिस्कस करेंगे। ये आपके जहन में बात एक होनी चाहिए कि ये जो आपका कोर्स है that has got the total medium of instruction in English. Your medium of English is in English and you will have to learn English accurately. You will have to write English accurately. You will have to learn English accurately. It is chance for you to remember well, to write well, and to get the good marks from in the examination. तो बच्चों सबसे पहले जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो साइकोलॉजी है इसके सबसे पहले ना जो स्पेलिंग है दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है एजुकेशनल ये तालीमी ये तो लफ्ज़ इजी है, जो साइकोलॉजी है इसके जो स्पेलिंग है यस आस्ता बोल दूं क्या जो जाके फूल को बताओ मना नहीं किया। तो मैं बच्चों बात कर रहा था कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है इसकी सबसे पहले जो स्पेलिंग है साइकोलॉजी ये PSYCHOLOGY साइकोलॉजी। साइकोलॉजी PSYCHOLOGY साइकोलॉजी। आज पहले लेक्चर में हम एक तो साइकोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा बच्चों इसकी दूसरा पढ़ेंगे कि ये फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के हवाले से पढ़ेंगे, तीसरा इसकी बच्चों नीड्स एंड इम्पोर्टेंस है उसके हवाले से पढ़ेंगे, और चौथा ये तीन ही मेन पॉइंट है बेसिकली इसकी तारीफ क्या है, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में इसका क्या मुकाम है, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस क्या है और इसका स्कोप क्या है। तो बच्चों दीज आर द 4 पॉइंट्स which I would like to discuss with you. तो ये आज बच्चों हम ये 4 टॉपिक जो है इनके हवाले से पढ़ेंगे। तो बच्चों डेफिनेशन है सबसे पहले साइकोलॉजी। जो साइकोलॉजी है बच्चों ये साइकी और लॉजी ये 2 अल्फाज का मरकब है। जिस तरह आपने अक्सर सुना होगा कि जो लैटिन वर्ड्स हैं ज्यादातर वो आमतौर पर 2 अल्फाज का मरकब होते हैं, वो 2 अल्फाज के मजमू में होते हैं, ये पता ही है आपको। और वो जो दोनों अल्फाज के मजमू में हैं अब्दुल वहाब हैं।
तो ये दिस इज वेरी पता नहीं कि बटन दबाने में तो निक्की हो गई तस्वीर। तो मैं ये बच्चों बात कर रहा था कि डेफिनेशन इसकी ये है कि जिस तरह बायोलॉजी दो अल्फाज से मिलके बना है, इसी तरह जो साइंस का लफ्ज़ है ये भी दो से मिलके बना है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिर इस तरह मार्फोलॉजी, ये जितने भी लफ्ज़ हैं आमतौर पे यानी कि ये दो अल्फाज से मिलके आमतौर पे बने हुए। जिस लफ्ज़ के साथ आ जाता है लॉजी, तो बच्चों लॉजी के तीन मतलब हैं। लॉजी का एक मतलब होता है डिस्कशन, दूसरा मतलब होता है नॉलेज और तीसरा मतलब होता है रिसर्च। तो जो साइको है PSYCH, जो साइको का मतलब होता है सोल, SOUL, सोल का मतलब होता है जो रूह होती है इंसान की। जो इंसान की रूह है बच्चों उसको यानी साइको कहा जाता है। तो अगर हम इस लफ्ज के मुताबिक इसकी डेफिनेशन करें तो ये बनता है कि रूह का मुतालिया, या कह सकते हैं कि रूह के बारे में डिस्कशन, रूह के बारे में तहकीक, रूह के बारे में बातचीत, बहस या गुफ्तगू या मालूमात वगैरह। लेकिन ये तो जिस वक्त बनाने वालों ने इस लफ्ज को बनाया तो उन्होंने ये रखा हुआ था कि रूह के बारे में इल्म, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे वक्त गुजरता गया तो उसके बाद बच्चों इसका जो मतलब है, इसके जो मीनिंग है बच्चों उनमें तब्दीली आती गई, उसमें वसअत आती गई। जो बड़े बड़े स्कॉलर थे वो इसके हवाले से मुख्तलिफ किस्म की अपनी अपनी राय देते रहे। तो बच्चों आखिरकार इसका जो आज मौजूदा ज़माने में मतलब लिया जाता है वो ये है
वैसे तो बाज फिलासफर ने इसकी जो तारीफ की है, डेफिनेशन की है, तो ये की है कि स्टडी ऑफ सोल बाज ने की है, बाज ने की है स्टडी ऑफ माइंड, बोला हुआ है स्टडी ऑफ एटीट्यूड्स, बाज ने बोला हुआ है स्टडी ऑफ ब्रेन, स्टडी ऑफ रीजन। तो यानी कि इंसान की जो रूह का मतालिया है, इंसान के दिमाग का मतालिया है, इंसान की सोच का मतालिया है, इंसान के जो रवैये हैं, एटीट्यूड है, उनका जो मतालिया है, उसको आजकल यानी कि साइकोलॉजी के नाम से ताबीर किया जाता है। अब मिसाल के तौर पे हम जब अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बच्चों को देखते हैं या रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनी क्लास में जो मुख्तलिफ छोटे लेवल के क्लास के बच्चे या बड़े बच्चों को देखते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है कि हम जो कुछ भी उन्हें पढ़ा रहे होते हैं बेसिकली ये सारे के सारा उनकी मेंटल डेवलपमेंट के लिए होता है। ये सारा कुछ होता है कि उनकी जो दिमाग की है ना थॉट प्रोवोकिंग वो हो सके, उनकी सोच बुलंद हो सके, उनकी सोच ज़्यादा वुसअत वाली हो सके, बच्चों की जो सोच है उनका जो रवैया है वो बेहतर हो सके, क्योंकि मैन इज डिटरमिन्ड बाय हिज एटीट्यूड्स ही पोजेस। जो इंसान है उसका जो रवैया है उसी के जरिए वो जाना जाता है। और बच्चों ये भी कहा जाता है कि एटीट्यूड्स डिटरमिन एल्टीट्यूड्स। फिर ये भी कहा जाता है कि एजुकेशन इज अ नेम ऑफ चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर। जो इंसानों का रवैया है उसमें जो तब्दीली है उसको यानी कि नॉलेज भी उसको एजुकेशन भी कहते हैं और उसे साइकोलॉजी भी कहते हैं। तो लिहाजा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द वर्ड साइकोलॉजी बेसिकली इज अ स्टडी ऑफ ब्रेन एंड एटीट्यूड। अब मिसाल के तौर पे जो आपका ये सब्जेक्ट है इसमें तो आपने डेफिनेशन ये जो जितनी डेफिनेशंस मैंने आपको बताई हैं आप इनको कवर कर सकते हैं, कवर करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको नोट्स भी दूंगा, नोट्स में व्हाट्सएप पे अपलोड कर दिया करूंगा, वो नोट्स वगैरह आप तक पहुंच जाया करेंगे, तो आप फिर उनको आगे स्टडी कर लेना, उनको फोटोकॉपी करवा लेना। तो जो नोट्स हुआ करेंगे, जो कुछ मैं इधर पढ़ाया करूंगा इसके मुताबिक ही हुआ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हम सारी की सारी किताब नहीं ना लिख सकते और ना ही सारी किताब आ सकती है। ये हमारे वो लेक्चर होते हैं जो कि हम टू दी पॉइंट लिखते हैं, और जब हम टू दी पॉइंट लिखते हैं तो फिर हमारे ये जो लेक्चर हैं ये मस्ट यूनिवर्सिटी पास करती है, HEC हायर एजुकेशन कमीशन पास करता है, तो फिर हम लोग आपको पढ़ाते हैं। और जो लेक्चर होता है इसमें बेसिकली हमने मेन पॉइंट्स या मेन चीज़ें लिखनी होती हैं, ज़्यादा तशरीह तो ज़ाहिर है जिस तरह क्लास के अंदर टीचर जब पढ़ा रहा होता है तो ये बेसिकली क्लास के अंदर समझ लें कि 2 वे कम्युनिकेशन होती है और यहाँ पे 1 वे कम्युनिकेशन है। और मैं समझता हूँ कि क्लास के अंदर पढ़ाना बहुत आसान है, यहाँ पे पढ़ाना बहुत मुश्किल है। ये होता है कि चलें टीचर बोल रहा है उसके साथ साथ जो बच्चे हैं वो भी इनपुट्स वगैरह दे रहे हैं, तो इस तरह मतलब है कि वो ज़रा इजी हो जाता है, क्योंकि जो बच्चे हैं उनकी एक तो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होती है, दूसरा ये है कि जो बच्चे हैं वो 2 वे कम्युनिकेशन का पार्ट बनते हैं, और वैसे भी जो फेस टू फेस लर्निंग होती है उसके ज़्यादा बेहतर असरात होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मिसाल के तौर पर चूंकि ये नीड है, ये ज़रूरत है, यार एक तो कहना एक और लैंप है जरा ये इसका क्या प्रॉब्लम है ये बेटा देखें जरा। बस सही है ना, अगर नहीं है तो बस ठीक रहने दें, ठीक है। तो इसलिए बच्चों देखो ना मुजफ्फर साहब ने घूमता नहीं, तो इसलिए बच्चों ये बात आपके मद्देनजर है कि ये जो चीज़ होती है एजुकेशन साइकोलॉजी, ये हमें बताती है कि हमने रूह की परवरिश कैसे करनी है, यानी तालीम के जरिए बच्चे के रवैये को कैसे बदलना है।
यानी तालीम के ज़रिए बच्चे की जो सोच है उसको कैसे बदलना है, यानी तालीम के ज़रिए जो बच्चे की एटीट्यूड है उसको कैसे बदलना है, तालीम के ज़रिए बच्चे की जो नेगेटिविटी है उसको पॉजिटिविटी में कैसे बदलना है, तालीम के ज़रिए यानी कि जो बच्चे की पेसिमिज्म है उसको ऑप्टिमिज्म में कैसे बदलना है। बाज़ होते हैं कि वो ज़्यादा यानी कि नेगेटिव वगैरह सोचते हैं, आधा आधा मुझे दे। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। तो बच्चों का जो रुझान होता है, बच्चों की जो तबीयत होती है, बच्चों की जो सोच होती है, बेसिकली वो तो बेसिकली उनकी नफ्सियात का हिस्सा होता है, उसको एजुकेशन के ज़रिए तब्दील करना। बेसिकली दिस इज़ द मेन फोकस and this is the main thing, this is the main need of the students। उसके बाद बच्चों डेफिनेशन के बाद आ जाता है फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। जो फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है, ये फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन तो बेसिकली एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इस पे बड़ी बड़ी किताबें लिखी जा सकती हैं और लिखी भी गई हैं। तो ये जो बच्चों फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है, इसका लफ्जी मतलब ये है कि जो तालीम है उसकी बुनियाद क्या है, या तालीम जो है उसकी बुनियादें कितनी हैं, कौन सी बुनियाद है। फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन में बच्चों तालीमी बुनियादें कितनी हैं, दिस इज द मेन क्वेश्चन टू बी कंप्रीहेंडेड एंड अंडरस्टैंड। बच्चों ये बात याद रहे आपको कि जो तालीम है ये ऐसे बंदे को नहीं आ जाती, तालीम रटे का नाम नहीं है। तालीम, एजुकेशन इज नॉट मेमोराइजेशन, एजुकेशन इज नॉट पैरट लर्निंग, एजुकेशन इज नॉट जस्ट टू learn by heard something and get good marks in the examination and forget it, ये नहीं है। तालीम की जो बुनियादें हैं बच्चों वो चार बड़ी, बाज के नज़दीक 5 हैं, लेकिन 4 बड़ी जो बुनियादें हैं उन पर जो तालीम है इसकी बुनियाद खड़ी होती है। 4 मेन एरियाज हैं जिन पर तालीम की बुनियाद खड़ी होती है, 4 बड़े शोबे हैं जिन पर तालीम की बुनियाद खड़ी होती है, 4 बड़े एरियाज हैं जिन पर तालीम की बुनियाद खड़ी होती है, 4 बड़े समझ लें कि स्टेज हैं जिन पर तालीम की बुनियाद खड़ी होती है। नंबर 1 है बच्चों फिलोसफिकल फाउंडेशन, जैसे जिसे कहते हैं फलसफियाना बुनियाद, यानी फिलोसफिकल फाउंडेशन। जो दूसरा है बच्चों उसका नाम है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन। जो तीसरा है बच्चों उसका नाम है हिस्टोरिकल फाउंडेशन, जिसको तारीखी बुनियाद भी कहते हैं। पहली होगी फिलोसफिकल, दूसरी क्या होगी यानी कि साइकोलॉजिकल नफ्सियाती बुनियाद, और तीसरी कौन सी होगी हिस्टोरिकल, यानी कि हम कह सकते हैं कि तारीखी बुनियाद। और जो चौथी है बच्चों वो होती है कि सोशल फाउंडेशन या सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन, जिसको कहते हैं समाजी या सकाफती बुनियाद या माशरती बुनियाद। आसान लफ्जों में इसके लिए लफ्ज एक इस्तेमाल होता है इमरानी बुनियाद। ये जो चारों बुनियादें होती हैं ना बच्चों, इनको मद्देनजर रखते हुए तालीमी ढांचा तरतीब दिया जाता है। जो तालीमी ढांचा है वो इन चीज़ों को सामने रख के तरतीब दिया जाता है, उसको बनाया जाता है।
इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है ना बच्चों, वो नफ्सियाती बुनियाद होती है। नफ्सियाती बुनियाद से मुराद ये है कि मैं चंद जब एग्जांपल्स दूंगा तो फिर मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को ऐसे तरीके से गेट अप करेंगे और समझेंगे कि जो यानी कि नफ्सियाती बुनियाद है, इसमें ये देखा जाता है कि कौन सा मवाद कौन से बच्चों के लेवल के लिए ज़्यादा बेहतर है, और जो मवाद से मुराद होता है जी किताबों में जो कुछ लिखा होता है, और उस मवाद को किस अंदाज में या कैसे हम बच्चों तक ऐसा अंदाज में पहुंचा सकते हैं, यानी कि किस अंदाज में हम बच्चों तक उसको पहुंचा सकते हैं। लिहाजा बच्चों ज़रूरत है इस चीज़ की कि मिसाल के तौर पर हम इस हकीकत को समझें, इस रियलिटी को समझें कि जो तालीम है इसके अंदर, तालीम के अंदर जितना भी मसला फर्ज करें कौन सा मवाद हमने 3 क्लास के लिए रखना है, नर्सरी के लिए रखना है, 1 के लिए रखना है, क्लास 5 के लिए रखना है, क्लास 7 के लिए रखना है, क्लास 10 के लिए रखना है, वो जो मवाद है उसको मद्देनजर रखा जाता है। और मतलब ये है कि वो जो मवाद है लेवल को मद्देनजर रखा जाता है। अब अगर एक छोटा बच्चा उसे 10वीं क्लास के मुश्किल लफ्ज सिखा देंगे या उसे MA लेवल के मुश्किल लफ्ज या हाई लेवल की डिक्शनरी सिखा देंगे तो ये कोई तालीम नहीं है। 1 क्लास का जो बच्चा है अगर हम उसे 10 क्लास का सिलेबस देने की कोशिश करेंगे तो ये हमारी हमाकत है और बच्चे को कुछ भी हासिल नहीं होगा सिवाय चंद चीज़ों के रटने के। तो नफ्सियाती बुनियाद हमें ये बताती है कि बच्चे की जो उम्र है उसके मुताबिक कौन सा निसाब कौन सा मवाद उसके लिए बेहतर है, लिहाजा वही उसे दिया जाता है। तो लिहाजा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना कि इस चीज को समझा जाए और इस चीज को समझ के इसके मुताबिक अमल दरामद किया जाए। तो ये जो एजुकेशन साइकोलॉजी के बच्चे ये इस काबिल बनाती है स्टूडेंट्स को कि स्टूडेंट्स जो हैं ये इस हकीकत को समझें और तालीम के अंदर जो नफ्सियाती बुनियाद है इसको ख़ास तौर पे जानें। उसके बाद बच्चों बाकी भी जो बुनियादें हैं जैसे फिलोसफिकल है, सोशल है, हिस्टोरिकल है, उनकी अपनी अहमियत है, लेकिन उन तीनों से ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा अहमियत है वो फिलोसफिकल है कि हमने कौन से तरीके से बच्चों को पढ़ाना है कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा बेहतर आए। हमने कौन सा मेथड अप्लाई करना है जिसके ज़रिए थोड़े वक्त में ज़्यादा बेहतर नताइज हासिल हो सकें। तो ये ज़ाहिर सारे बच्चों की नफ्सियात सोच के मुताबिक होता है। उसके बाद बच्चों आ गया द नेक्स्ट वन इज द नीड्स एंड इम्पोर्टेंस। एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है इसकी नीड क्या है और इसकी अहमियत क्या है। बच्चों देखें इसकी जो नीड है और इसकी जो अहमियत है इसके बारे में कोई इनकार नहीं किया जा सकता। आजकल तो हर जो चीज़ है उसको नफ्सियात के हर जो चीज़ है उसको नफ्सियात के पैमाने में परखा जाता है। अगर कोई भी टीचर एक अच्छा टीचर बनना चाहता है तो उसकी जो नफ्सियात है जो साइकोलॉजी है इस पर उसे अबूर होना चाहिए। अगर अबूर नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि वो बच्चों को सही तरीके से नहीं पढ़ा सकेगा। ये जो हम कहते हैं जी कि फलां टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, उसकी वजह ये होती है कि जो टीचर है वो बच्चों के लेवल पे आगे पढ़ाता है। और ये इट इज ऑफनली सेड दैट a good teacher must come up
and come down according to the mental level of the student। जो अच्छा टीचर होता है वो स्टूडेंट का जो मेंटल लेवल होता है उसके मुताबिक वो ऊपर नीचे आता है और वो अपना काम करता है। लिहाजा बच्चों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो नफ्सियात है ये बच्चों के लिए, अस्तिज़ा के लिए, और मैं ये समझता हूँ इवन के पेरेंट्स के लिए एक बड़ा मुकाम रखती है। हर जो बच्चा है वो एक मखसूस किस्म की नफ्सियात लेके पैदा होता है। हर इंसान की एक मखसूस नफ्सियात है। यही तो वजह है कि क्लास के अंदर जब एक टीचर पढ़ा रहा होता है वो एक ऐसे मेथड से पढ़ा रहा होता है जिसमें बाज बच्चे बहुत अच्छे अंदाज में सीख रहे होते हैं और लेकिन बाज बच्चों को समझ ही नहीं आ रही होती और बातें उनके सर के ऊपर से गुजर रही होती हैं। व्हाट इज द फिनोमेना बिहाइंड दिस रियलिटी? उसकी वजह ये होती है बच्चों के नफ्सियात इंसान की मुख्तलिफ है। हर इंसान के सोचने का अंदाज एक दूसरे से मुख्तलिफ है। हर इंसान का जो थिंकिंग लेवल है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। और ये याद रखें मेरी बात कि जिस तरह दुनिया में किसी भी इंसान के हाथों के फिंगरप्रिंट आपस में नहीं मिलते। फिंगरप्रिंट समझते हैं जो उंगलियों के निशान होते हैं जिन्हें पपोरे कहते हैं उर्दू में, इंग्लिश में फिंगरप्रिंट कहते हैं, ये नहीं मिलते। पूरी दुनिया के जो 7 अरब इंसान उनकी आंखों की जो आई स्कैनिंग है वो एक दूसरे से नहीं मिलती। पूरी दुनिया के जो लोग हैं उनका जो बालों का स्ट्रक्चर है वो किसी से नहीं मिलता। हर इंसान के हर जो है ना खुलिया वो स्ट्रक्चर के एतबार से दूसरों से मुख्तलिफ होता है। लेकिन अल्लाह ताला की बच्चों की कारीगरी ये है कि खून के ग्रुप मिल जाते हैं एक दूसरे से। शायद कुदरत तो ज्यादा बेहतर जानती थी कि आंदा इंसानों के खूनों की जरूरत पड़ेगी। जब किसी के अंदर ब्लड की कमी होगी, अस्पतालों में जरूरत पड़ेगी, तो कुदरत ने उन चीजों को मिला दिया, वरना बाकी कुछ भी नहीं मिलता। तो अब जब नहीं मिलता कुछ भी, यानी कि सोच जो है डिफरेंट है, सोचने का अंदाज डिफरेंट है, तो अब उनको हैंडल करने का अंदाज भी मुख्तलिफ होना चाहिए। उनको हैंडल करने का जो अंदाज है दैट मस्ट बी टोटली डिफरेंट। तो लिहाजा नफ्सियात की हमारे वक़्त में, हमारे स्कूल के औकात में, क्लासेस के अंदर, हर जगह में इसकी जो नीड्स हैं और इसकी जो इम्पोर्टेंस हैं उनसे जो इनकार है वो कतई नामुमकिन है और ना ही हम इसे इनकार कर सकते हैं। असल ये होता है कि ये जो माशरे होते हैं इनकी भी एक नफ्सियात होती है। फर्ज करें, जो मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, जो हिंदू हैं इनकी अपनी नफ्सियात है, अंग्रेजों की अपनी एक नफ्सियात है। नफ्सियात यानी ये है कि सोचने का अंदाज। इसी तरह यानी कि अमेरिकन जो है उनका सोचने का अंदाज मुख्तलिफ है। हम दूर किधर जाते हैं, हम अगर अपने आप को देखें, अपने इलाके को देखें, माहौल को देखें, तो हर इंसान का सोचने का अंदाज मुख्तलिफ है। और बाज लोग तो इस कदर अपने सोचने के अंदाज को मनफी बना लेते हैं कि वो स्टेटस कम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। उनके अंदर एहसास बर्तरी आ जाती है या एहसास कमतरी आ जाती है, और ये दोनों बीमारी हैं। एहसास बर्तरी भी बच्चों बीमारी है और एहसास कमतरी भी बीमारी है। इस बीमारी में क्या होता है कि जो इंसान है उसकी जो नफ्सियाती लेवल होता है या गिर जाता है या हाई हो जाता है। लिहाजा ज़रूरत होती है इस चीज़ की कि ऐसे लोगों को नफ्सियाती तौर पर हैंडल किया जाए और उनकी नफ्सियाती सोच को बेहतर किया जाए। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि आज का जो माशरा है ये स्टेटस कम्प्लेक्स का शिकार है। हर इंसान दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करता है। हर इंसान की ये कोशिश होती है मैं दूसरे से आगे निकलूं, दूसरे से ऊंचा हो जाऊं, दूसरे से ज़्यादा अच्छा मकान बना लूं, दूसरे से ज़्यादा अच्छी गाड़ी में खरीद लूं,
दूसरों से अच्छी मैं कोठी बना लूं, मकान बना लूं, दूसरों से ज्यादा मेरा स्टेटस बन जाए, मेरी इज्जत बन जाए। These are all the things which are related to the inferiority or superiority complex। पिछले दिनों की बात है कि एक एपीएस में एक खातून का, यानी कि उसने अपने बच्चों को दाखिल कराया, तो वहां पर आपको पता है कि एपीएस की जो फीस होती है वो अच्छा। तो बच्चों, जब उसके बच्चे 3 एपीएस में दाखिल हुए, तो दाखिल होने के बाद तकरीबन 6 माह के बाद वो स्कूल गई। वो मतलब वो वालदा यानी पेरेंट वो स्कूल गए और उन्होंने बोला जी कि हमें अपने बच्चों के सर्टिफिकेट चाहिए। एपीएस की इंतजामिया बड़ी हैरान थी। उन्होंने बोला जी कि आपने अभी 6 महीने पहले अपने बच्चों को दाखिल करवाया है, तो जब 6 महीने पहले आपने बच्चों को दाखिल करवाया और आपने एक्स्ट्रा एडमिशन फीस और इतने इतने सारा कुछ, मतलब ये है कि कॉलेज वालों को बहुत ज्यादा ड्यूज वाजबात जमा करवाए हैं, तो अभी क्या आफत आन पड़ी है कि आप अपने बच्चों को ले जाना चाहते हैं? कि आपको पहले पता नहीं था कि यहाँ की पढ़ाई कैसी है, कि आप पढ़ाई से मुतमईन हैं या कोई और वजह है? तो आगे से जो उनका जवाब था, दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग। उन्होंने बोला जी कि बात ये है, पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, डिसिप्लिन भी अच्छा है, टीचर्स भी अच्छे हैं, एनवायरनमेंट भी अच्छा है, कॉलेज भी अच्छा है, लेकिन सिर्फ ये है कि उस औरत ने बोला कि जो बेसिकली मेरी जो नंद है, उसने भी अपने बच्चे यहाँ पे दाखिल करवा लिए हैं, तो वो गरीब सी है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे और उनके बच्चे एक ही कॉलेज में पढ़े हैं। मैं अब इससे बड़े किसी कॉलेज में अपने बच्चों को लेके जाऊंगी जिसमें वो ना ले जा सके। तो ये बेसिकली बच्चों एक ना स्टेटस कम्प्लेक्स होता है, ये एक नेगेटिविटी होती है जो कि इंसान की तबीयत के साथ जुड़ जाती है। तो फिर ये जो हमारे नफ्सियात होते हैं वो फिर इन चीज़ों का इलाज करते हैं, इन चीज़ों के ज़रिए इन लोगों को मुख्तलिफ मिसालें दे के मुख्तलिफ टेक्निक के ज़रिए उनको समझाते हैं। तो बात ये है कि हमारे आज के दौर में, मौजूदा दौर में जो साइकोलॉजी है, इसकी नीड्स और इम्पोर्टेंस पहले की बेनिस्बत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि आज के लोगों का जो स्टेमिना है वो नहीं है। आज लोगों के अंदर बर्दाश्त नहीं है, दरगुजर नहीं है, अफ़व नहीं है, सब्र तहम्मुल नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंसान मनफी यानी कि सोच का शिकार हो जाता है। बच्चों, आगे चौथे नंबर पे जो पॉइंट है एजुकेशन साइकोलॉजी का, वो है स्कोप। स्कोप होता है कि वुसअत। वुसअत का मतलब होता है कि किसी भी मजमून के अंदर वो जो मजमून है वो कितना लेंथी है या कितना वो आगे जा सकता है, यानी कि उस मजमून के अंदर किस किस चीज को स्टडी किया जा सकता है। तो आपको पता है कि एक जमाना था, आपको पता है कि एक जमाना था कि जिस जमाने में, सिर्फ मैं एक मिसाल दूंगा ताकि आप लोगों की आसानी के लिए, एक जमाना था कि जिस जमाने में साइंस की सिर्फ एक शाख हुआ करती थी जिसको जर्नल साइंस कहते थे, और जर्नल साइंस के अंदर ही कुछ चैप्टर बने होते थे, कुछ बायोलॉजी के मतलब का होते थे, कुछ फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में होते थे, यानी कि मुख्तलिफ होते थे बने हुए। फिर वक्त गुजरता गया, फिर उन्होंने बोला कि अभी वक्त भी तब्दील हो गया है और सर्च भी ज़्यादा हो गई है, लिहाजा उन्होंने इन तीनों मज़ामीन को ला कर दिया और जो जर्नल साइंस है उसको उन्होंने ला कर दिया।
तो लिहाजा ये जो डेफिनेशन है यानी कि ये स्कोप है, ये मिसाल के तौर पर, हाँ तो मैं वो जो बात कर रहा था बच्चों कि फिर ये वक्त आया कि फिजिक्स केमिस्ट्री जो बायो है, वक्त गुजरने के साथ साथ क्या हुआ कि वक्त गुजरने के साथ साथ बच्चों ये हुआ कि उसी बायोलॉजी की आज बेशुमार शाखें बना दी गई हैं, उस ब्रांच बना दी गई हैं। पहले एक बायो होती थी, पहले बायो एक चैप्टर होता था, फिर वो बायो एक बुक बनी, अब उसकी आगे से इतनी ज्यादा शाखें बन गई हैं कि हर शाख जो अलग अलग एक स्टडी का एरिया है, उस पर एमफिल पीएचडी हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी में शोबाजात कायम है। मार्फोलॉजी का अलग से है, जेनेटिक्स का अलग से है, फिजियोलॉजी का अलग से है। उसके बाद बच्चों पहले जिस वक्त ये साइकोलॉजी बनी उस वक्त सूरत हाल और थी, लेकिन आज इसका स्कोप बहुत बढ़ चुका है। आज साइको के बगैर तो बच्चों एक जो मामूली क्लर्क भर्ती होता है ना, उसको भी नहीं रखा जाता। उसके पहले साइको एनालिसिस होता है, साइको टेस्ट होता है, फिर जाके उसे रखा जाता है। फिर मैं आपको क्या बताऊं कि इसकी अहमियत इस हवाले से भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। जो साइको होती है इसमें बच्चे के जो रुझान होते हैं बच्चों, उनको चेक किया जाता है, उनका जो यानी कि चेक किया जाता है, उनकी जो साइकी जो सिचुएशन होती है वो यानी कि उसको चेक किया जाता है, उसको देखा जाता है। और फिर उसमें यह देखा जाता है कि मिसाल के तौर पर जो बच्चा है इसके लिए कौन सा फील्ड बेहतरीन रहेगा, ये कौन सा एरिया इसके लिए ज़बरदस्त रहेगा। तो मकसद ये है बच्चों के मौजूदा दौर में एजुकेशन साइकोलॉजी है, इसकी बहुत अशद ज़रूरत है। और जो इसका माहिर होता है उसे साइकाट्रिस्ट कहते हैं। जिन लोगों को नफ्सियाती मसाइल हो जाते हैं, ज़हनी तौर पे बीमार हो जाते हैं, आम तौर पर ये वो बीमारी होती है जो गलत सोच से पैदा होती है। जब इंसान गलत और रॉन्ग थिंकिंग करता है तो उसके नतीजे के तौर पर वो जहनी बीमार होता है। उसके लिए फिर साइकाट्रिस्ट होते हैं जो कि इसका इलाज करते हैं। तो मुख्तसर ये बच्चों के मैं आज का जो ये लेक्चर है इसमें मेरा ये मकसद था, क्योंकि इट इज़ अवर क्लास फर्स्ट क्लास, और मैं आपको सिर्फ जो साइकोलॉजी है उसके हवाले से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, उसका फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के हवाले से इसका पार्ट और इसकी नीड एंड डिमांड्स या इम्पोर्टेंस और स्कोप बताना चाहता था। तो वो मैंने अपने अंदाज में आपको बता दी गया है कि मिसाल के तौर पर ये एक ऐसी साइंस है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे अक्ल को और हमारे एटीट्यूड को स्टडी करता है। आज के दौर में जो एजुकेशन के शोबे हैं उसमें इसकी एक अशद ज़रूरत है, और वो जो शोबे हैं वो उस वक्त तक नामुकम्मल है जब तक उनमें इस एलिमेंट को शामिल नहीं किया जाता। आज के दौर में इसकी जो नीड्स और इम्पोर्टेंस हैं वो हर हवाले से बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जितना ही माशरा ज़्यादा कंजस्टेड होता है लोगों की थिंकिंग, क्योंकि जो नफ्सियात होती है इस पर यानी कि बच्चों के नफ्सियात पर या उसकी सोच पर उसके घर वाले मुतासर होते हैं, स्कूल मुतासर होते हैं, माशरा और मुल्क सब मुतासर होते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इनसे इनको स्टडी करने के लिए, इनसे निकलने के लिए इसकी जो इम्पोर्टेंस है साइकोलॉजी की, ये मौजूदा ज़माने में बहुत बढ़ चुकी है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो मेरा लेक्चर यानी कि आप तक ये भी डिलीवर हुआ है, इसमें आपने ये तो लाजमी इसका जो बेसिक जो कंसेप्ट्स ऑफ यानी कि साइकोलॉजी है वो आपको समझ आ चुके होंगे, और आप ऐसा अंदाज में ये समझ चुके होंगे कि जो एजुकेशन साइकोलॉजी है इसका क्या बैकग्राउंड है। ठीक है, इंशाल्लाह बाकी जो दूसरा लेक्चर है वो कल मैं आपके सामने यानी कि शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। यार अब्दुल वहाब
यार नहीं चुप कराया करना तक ना सारा मैं लैक्चर 15 मिनट पहले बंद कर छोड़े।